हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो पेपर है 2019 में साइंस का पेपर पार्ट सेट 3, जिसके अंदर आज अनुराधा मैम आपके सामने बताएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए और उनके सॉल्यूशंस क्या है। और स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपके सामने बता चुके हैं, यहाँ आई टेप पे आ रहा है, आप यहाँ जाके आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, साइंस का पेपर बहुत ही इजी आया और काफी अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया। और जहां भी आपको कोई डाउट आ रहा है, सो मैम यहाँ पे क्वेश्चंस, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को डिस्कस करेगी। सो आप यहाँ पे बने रहिए इनके साथ। और उसके बाद हम लोग और भी जो आपके लिए वीडियोस, लाइक आप 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और किस एरिया में क्या स्कोप्स है, वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज आप देखिए साइंस का सॉल्यूशन किस तरह से किया और कैसे आपके आंसर्स होने चाहिए। हेलो एवरीवन, सो हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया है इन सेक्शन ए, दैट इज व्हाई डज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन नॉट ग्लो व्हाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट डज। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे बात कर रहे हैं। दैट इज हीटिंग एलिमेंट जो है उसके अंदर हीटर जो हम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, दैट इज मेड अप ऑफ अलॉय एंड विच इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द हीटिंग एलिमेंट इट बिकम्स टू हॉट एंड दैट्स व्हाई इट ग्लोज रेड. But the resistance of core that usually use the element of copper and aluminium and is very low, so it doesn't glow. That is the right answer of this question. Now second question की अगर हम बात करें, although the coal and petroleum are produced by the degradation of biomass and yet we need to conserve these resources, why? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी था कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिग्रेडेशन के बायोमास के डिग्रेडेशन से स्टार्ट होता है, बट फिर भी हमें क्यों इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। सो हियर इज द रिजल्ट. Because it takes millions of years for this biomass to get converted into coal and petroleum, as we know that already. And if we use these resources unnecessarily and wasting them, then our next generation will not be able to use these resources at the moment of time these resources might be getting formed, and this will not be available to the next generation. This is the right answer of this question. Now moving to the next section B. सेक्शन बी के अंदर हमारे 3 क्वेश्चंस देखे गए हैं, जैसे कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे 2-2 मार्क्स के हैं. सो थर्ड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर, और इसके 2 फिनोमेना भी पूछे गए हैं कि कौन से 2 फिनोमेना इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड हैं. फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है नेम अ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में आने वाले मेटल कौन कौन से हैं, और उसमें से किसी एक मेटल का आप 3 स्टेप्स लिखिए जो कि हम मेटल के एक्सट्रैक्शन में सल्फाइड और में यूज करते हैं. तो इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट अभी बताने ही वाली हूँ. और फिफ्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है लिस्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड विल बी डिफरेंशिएटेड एंड एक्सप्लेन हाउ. इसी में और क्वेश्चन भी दिया गया है फिफ्थ में. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स एंड दीज कंपाउंड शो एडिशन रिएक्शंस. सो आउट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं. और उसके लिए हमें एक टेस्ट भी दिया गया है कि इथेन और इथीन का आप क्या टेस्ट करेंगे जिससे कि आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें. तो हम यहाँ पर इन तीनों के रिजल्ट्स देखने वाले हैं. आंसर्स क्या हैं. फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो हमने देखा, दिस ऑफ 2 मार्क्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन इज अ डेविएशन ऑफ लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द एयर डेंसिटी एंड अ फंक्शन ऑफ हाइट. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं, उन हर लेयर से जब रे गुजर रही है लाइट रे की, तो क्या हो रहा है, सब में रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है. इस पर बेस्ड 2 फिनोमेना जो है हमारे कोर्स के अंदर, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. दिस इज द 2 मार्क्स ऑफ आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है उसमें मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स दिए गए हैं, दैट इज Zn, Fe, लेड एंड कॉपर. जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर. तो दीज आर द मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स. इनकी स्टेप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो आती है सल्फाइड और से हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना है मेटल, सो रोस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप. इज अ रोस्टिंग मीन्स प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर हम कर रहे हैं, तो ZnS + 3O2 हीट में करेंगे आप. देन रिजल्ट आपके प्रोडक्ट्स जो आएंगे वो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज्ड. सेकेंड जो हमें दिया है, देखिए जो हमारा है थर्ड सेकंड स्टेप, दैट इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन. कार्बन से हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन करवा रहे हैं, इस रिडक्शन प्रोसेस, जिससे हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड से जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी. एंड द थर्ड स्टेप इज, सेकंड स्टेप के बाद भी एलिमेंट इतना प्योरली हमें नहीं मिलता है तो हम रिफाइनिंग करते हैं, एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज अ फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो हमें पूछा गया है 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी गई है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की, जिससे हम उनको डिफरेंशिएट करें.
सो एथेनॉल की फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद सोडियम, जो कि आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, दैट इज Na प्लस एथेनॉल, इट गिव्स सोडियम एसीटेट, sodium ethoxide and plus hydrogen gas release. And the second is reaction to give unsaturated hydrocarbon. ethanol react कर रहा है, hot concentrated acid हमने use किया है H2SO4 और इससे बन रहा है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन रहा है और H2O रिलीज हो रहा है. एथेनॉइक एसिड की बात करें प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम एथेनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं एथेनॉइक एसिड से और जिससे फॉर्म्ड होता है आपका एस्टर. And second reaction is with base. NaOH is reacting with acetic acid and it forms sodium acetate and water is released. That is the final answer of fifth. Now moving to the next part is sixth. सिक्स का हम बात करते हैं, क्वेश्चन जो आपका आया है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स. ये सिक्स का और वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है. तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं. अनसैचुरेटेड आपके जो हैं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो आपके होते हैं सिंगल बॉन्ड. सो यहाँ पे अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं हम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. किसकी वजह से? क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है. और सैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके कम रिएक्टिव होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड. एक आपको टेस्ट पूछा गया है इसके अंदर, इथेन और इथीन को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे टेस्ट से. तो यहाँ हमें केमिकल टेस्ट बताया जा रहा है कि आप क्या ऐड करें इनके अंदर, ब्रोमीन वाटर को एडिशन करें इन बोथ के अंदर. एक टेस्ट ट्यूब में एल्केन ले, एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन, और दोनों में ब्रोमीन वाटर को ऐड करें. तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर चेंज होगा वही आपका इथीन है, एल्कीन है. नाउ नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन सी इज ऑफ 3 मार्क्स. 6 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. इसके अंदर आपको पूछा है कि कौन से अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द ग्लास प्रिज्म. क्या होता है जब एक व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म के थ्रू बाहर निकलती है, और कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और कौन सा कलर सबसे लीस्ट डेविएट होता है. एंड व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन इट्स सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इज प्लेस्ड. अगर हम उस 7 जो कलर्स बाहर निकल रहे हैं व्हाइट लाइट से रिफ्रैक्शन के बाद, उसके बाद हम एक और प्रिज्म रख देंगे वर्टिकल अपोजिट, तो क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अपोजिट में आपको पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है जिसकी नीड्स है स्पेक्ट्स की और उसको पावर दी हुई है -0.5D एंड द करेक्शन ऑफ द विजन के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन. कौन सा सफरिंग कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट क्या सफर कर रहा है किस डिफेक्ट से, उसका नाम, उसका नेचर, और कौन सा लेंस यूज किएंगे, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, और 2 कॉजेज इस दिस डिफेक्ट के पूछे गए हैं. सो सेक्शन नंबर सी के अंदर 6 से क्वेश्चन नंबर आए हैं आपके, और 6 to ये आपके दिखाई दे रहे हैं हमें 15th नंबर तक क्वेश्चन है सारे. सो ये सब आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. जैसे सेक्शन सी के अंदर जो 6 क्वेश्चन आया है वो हमें पूछा गया है कि व्हाइट लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है ग्लास प्रिज्म से तो क्या होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद लीस्ट डेविएटेड कौन सी लाइट होती है और मोस्ट डेविएटेड कौन सी लाइट होती है. प्रिज्म के आगे आप एक और अगर प्रिज्म रख देंगे सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म तो क्या होगा, और अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्हाइट लाइट जब आपकी रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो क्या कर रही है, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो रही है, टूट रही है. सो यहाँ पे ये 7 कलर्स जो आ रहे हैं ये विब्ग्योर की फॉर्म में आ रहे हैं और इस पूरे बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन. इसका डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 10 के अंदर. लीस्ट डेविएटेड जो होता है वो होता है कलर रेड, एंड मोस्ट डेविएटेड कलर जो होता है वो होता है आपका वॉयलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम. इसके और में जो दिया हुआ है, स्टूडेंट को स्पेक्स दिए हुए थे और उसकी पावर दी हुई थी -0.5D डायोप्टर. तो करेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे जिससे कि विजन करेक्ट हो जाए. तो इफेक्ट जो आ रहा है यहाँ पे जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट के बारे में बात करें तो डिफेक्ट क्या है आपका, नियर साइडिनस मायोपिया, जिसमें आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा, माइनस साइन से ही हमें पता चल रहा है. करेक्टिव लेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉनकेव. फोकल लेंथ निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे P = 1/f, और F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/P. तो P की वैल्यू रख दीजिए -0.5 और आपके पास F आ जाएगा -2 मीटर, क्योंकि फोकस अपना मीटर में आता है. नाउ 2 कॉजेज जो यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 कॉजेज में से हम बता सकते हैं. पहला कारण जो हो सकता है मायोपिया के लिए, दैट इज व्हेन आई बॉल इज टू लॉन्ग एंड इज रिलेटेड टू फोकसिंग दैट पावर ऑफ द कॉर्निया एंड द लेंस ऑफ द आई. एंड सेकेंड हो सकता है कॉज बाय द कॉर्निया और लेंस बीइंग टू कर्व्ड फॉर द लेंथ ऑफ द आई बॉल. सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. फूड चेन को डिफाइन करिए. सो इट्स अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म एंड एंड टू द डिकम्पोजर स्पीसीज. एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन आपको बनानी थी जिसमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स आपको डिजाइन करने थे. तो 4 ट्रॉपिक लेवल्स के आप कोई भी बना सकते हैं. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, प्लांट्स, रैबिट, स्नेक एंड ईगल. तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड एंड फोर्थ.
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपको, द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ट्रॉपिक लेवल विल हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट इन देयर बॉडीज। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4th ट्रॉपिक लेवल ऐसा है जिसके अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाई जाएगी, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है उसमें पूछा गया है, व्हाट आर सोलर सेल्स एंड एक्सप्लेन द सोलर पैनल, लिस्ट 2 प्रिंसिपल एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द सोलर सेल्स। तो सोलर सेल क्या है, एक फोटोवोल्टिक सेल है जो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि सनलाइट को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंज करता है, और इस इफेक्ट को हम जानते हैं फोटोलाइटिक इफेक्ट के नाम से, विच इज फिजिकल एंड वेव केमिकल फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सोलर पैनल। पैनल की बात कर रहे हैं तो मेन पार्ट ऑफ द सिलिकॉन, दैट इज इसमें क्या पाया जाता है, मेन पार्ट सिलिकॉन पाया जाता है। सोलर सेल दैट जनरेटिंग सोलर पावर इज फॉर्म बाय द 2 डिफरेंटली डॉप्ड N and P सिलिकॉन लेयर्स। एक फिजिकल बैरियर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है बिटवीन दैम P and N जंक्शंस विद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूजिंग इनटू रीजन्स ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। तो 2 प्रिंसिपल्स जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं कि यहाँ प्रिंसिपल एडवांटेजेस क्या है सोलर सेल के, तो इट्स इको फ्रेंडली एंड यूज नेचुरल पावर विच इज अनलिमिटेड एंड डोंट हार्म एनवायरमेंट। 9th क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे पास उसमें पूछा है आपको, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय द स्टूडेंट। सो सिल्वर डज नॉट शो एनी चेंज। सिल्वर क्यों नहीं कर पा रहा है चेंज, बिकॉज सिल्वर इज नॉट रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन बिकॉज इट इज रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं गैस के आर व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद द एसिड। तो लेड क्या होता है आपका, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा HCl में से, एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिएक्शन ऑफ सोडियम इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है और उसकी जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसी वजह से यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है और एक्सप्लोसिव नेचर दिखाई देता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन that mixture rises when aluminum is added to the acid. So aluminum is more reactive than hydrogen and the temperature rises because of the exothermic reaction. Again, temperature rises in exothermic reaction in which the heat is evolved. Question number 10. स्टेप्स पूछी गई है आपको इसके अंदर, कॉपर का एक और है, इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे पूछी गई है। पहली, दैट द रोस्टिंग ऑफ कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। तो कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, 2Cu2S। कॉपर सल्फाइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं Cu2O प्लस SO2, कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम द कॉपर सल्फाइड और, सो कॉपर ऑक्साइड को आपको रिड्यूस करना है कॉपर सल्फाइड से। सो कॉपर Cu2O प्लस Cu2S इज चेंज इनटू Cu प्लस SO2। तो यहाँ पर हमें जो है Cu मिल गया है। नेक्स्ट, थर्ड हमें पूछा गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर आप जानते हैं कि कॉपर की हम इम्प्योर लेते हैं, कॉपर एनोड हम लेते हैं इम्प्योर कॉपर का, और कैथोड हम लेते हैं स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास किया जाता है तो प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड। कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो दी हुई है, ये आपके बुक के अंदर नहीं होगी रिएक्शन, तो आप यहाँ जरूर देखें। Cu2 प्लस इज रिएक्टिंग, किस में चेंज हो रहा है, Cu में, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं। देन तो फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था जिसके अंदर से कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एंड कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। एनोड के ऊपर उसी टाइम पे रिएक्शन हो रही है, फ्रॉम द इम्प्योर एनोड कॉपर इज रिएक्टिंग विद 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो चेंज हो रहा है क्यूप्रिक आयन Cu2 प्लस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड के अंदर शोड द एडेड ऑफ वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। आप एसिड के अंदर पानी क्यों नहीं मिलाते और पानी के अंदर एसिड क्यों मिलाते हैं? सो एसिड शुड बी एडेड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इन कंटिन्यूस स्टिरिंग। जब हम एसिड मिला रहे हैं पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप तो हमें उसे कंटिन्यू स्टर करना है जिससे कि हीट बाहर आती रहे, एक साथ सारी हीट ना बने, बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Dry hydrogen chloride gas does not change the color of the dry litmus paper. Why? Dry HCl gas क्यों नहीं कलर चेंज कर रही है dry litmus paper का? Because ions are not there. Ions are released only in aqueous form. क्वेश्चन नंबर 11 का और दिया हुआ है आपको यहाँ पे, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज। कैसे बनाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? सो प्रोसेस नेम इज क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस X इज फॉर्म बाय द बाय प्रोडक्ट। X एक
बाई प्रोडक्ट है विच गैस इज रिएक्ट विद लाइम वाटर, तो X यहाँ पे जो है आपकी क्लोरीन गैस है, एंड Y जो है यहाँ पर जो बन रहा है लाइम वाटर के अंदर जब आप क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो बनेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, एंड इसके अंदर आपको पूछा गया X और Y, तो आपने बता दिया X इज अ क्लोरीन गैस एंड Y इज अ ब्लीचिंग पाउडर। और इसकी केमिकल रिएक्शंस आपको पूछिए यहाँ पे, सो केमिकल रिएक्शंस हम देख रहे हैं NaCl plus 2H2 it gives NaOH, Cl2 and hydrogen, and Cl2 is reacting with calcium hydroxide is your lime water, so it forms bleaching powder, that is CaOCl2 and H2O is released. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड गिव एन एग्जांपल एंड लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है कार्बन कंपाउंड्स में। होमोलोगस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सम जनरल फॉर्मूला शो डिफरेंसेस ऑफ CH2 एंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पूछे हैं, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज सेम जनरल फॉर्मूला, the difference in the molecules of any two series is of 14 units and the physical properties show a regular variation with an increase in molecular masses. क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड इट इज 2 फंक्शन। ट्रांसपिरेशन क्या है, इज अ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन प्लांट्स, इट्स अ रिमूविंग पार्ट। सो 2 फंक्शंस यहाँ पे हमें बताने हैं कि क्या फायदे हैं इसके 2 फंक्शंस ट्रांसपिरेशन के, तो ये कूलिंग करते हैं, कूलिंग द प्लांट एंड द पंपिंग वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। 13th का और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन एंड व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन क्या है, मीन्स का ये है कि वस्कुलर टिश्यू जो है फाइलम, ट्रांसलोकेशन जरूरी क्यों है, दैट इज बिकॉज विदाउट इट द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स कैन नॉट रीच अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाना जो है वो लीव्स में बन रहा है फोटोसिंथेसिस से, बट वो प्लांट्स के हर पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, तो वो पहुंचाने का काम ट्रांसलोकेशन ही होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वेयर डू द सब्सटेंस इन प्लांट्स रीच एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन, तो जाइलम एंड फाइलम इसका आंसर है, मैच्योर लीव्स के अंदर यहाँ पे सब्सटेंस आपके रहेंगे। 14th क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लिस्ट इन अ टेबुलर फॉर्म, आपको एक टेबल बना के 3 डिफरेंसेस देने हैं बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, इट्स प्रिपेयर इट्स फूड ऑन, एंड हेटरोट्रॉफिक इज डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफिक के अंदर प्रोड्यूसर्स जो है वो फर्स्ट रहते हैं फूड चेन के अंदर, एंड हेटरोट्रॉफिक जो है वो आपके कंज्यूमर्स होते हैं फूड चेन के अंदर। एग्जाम्पल हम यहाँ देंगे ऑटोट्रॉफिक का, दैट इज ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एनिमल्स, एल्गाए जिसे बोलते हैं हम, एंड कंज्यूमर्स एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ कंज्यूमर्स के, एनिमल्स एंड सम प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट आपको दिया हुआ है, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑल आर कंसिडर्ड एज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाई? सो बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ये तीनों ही असेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन मेथड है, जिनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन जो होता है इस डज नॉट हैपन ड्यूरिंग दिस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अ सिंगल पेरेंट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बी पार्ट जो है इसका, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लानेरिया। प्लानेरिया का डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, सो सिंपल, प्लानेरिया का पार्ट है वही नई इंडिविजुअल में चेंज होंगे, इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस एंड दीज every piece is convert into a separate individual. सेक्शन डी अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे हमारा 16th क्वेश्चन से 16, 17 और फर्दर ऑन 21 तक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है सेक्शन डी के अंदर। 16th क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दैट इज यहाँ इस न्यूमेरिकल के अंदर कॉनकेव मिरर दिया हुआ था आपको गिवन के अंदर, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ दी हुई है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। तो फोकस दिया हुआ है यहाँ पे, फोकस हम लेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर -30 सेंटीमीटर, माइनस का ध्यान रखना था यहाँ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दी हुई है वो आपको दी हुई है 45 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ऑलवेज माइनस में रहती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, उसको आपको पॉजिटिव में लेना है बिकॉज हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं। देन फॉर्मूला आप प्लेस करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए और आंसर जो आपका v आ रहा है वो आ रहा है -90 सेंटीमीटर। देन इसके बाद आपको पूरा पूछा है साइज ऑफ द इमेज, साइज के लिए हमें h डैश निकालना है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो h डैश इक्वल्स टू -v अपॉन u इंटू h, वैल्यू प्लेस करेंगे, h डैश आ रहा है आपका 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 माइनस सेंटीमीटर आ रहा है, एंड इमेज जो फॉर्म हो रही है वो है रियल, इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड सी।
इसका और पार्ट में भी आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बट ये न्यूमेरिकल जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का है। इसके अंदर भी आपको f दिया होता है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव, u दिया हुआ था -50 सेंटीमीटर और h दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर। इसमें हम v निकालेंगे इमेज डिस्टेंस जो कि आ रहा है हमारा पॉजिटिव 75 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव v आएगा। एंड यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यूज करके हम निकाल रहे हैं दैट इज h डैश, इमेज हाइट h डैश निकल रही है आपकी -9 सेंटीमीटर। ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मैं आपको डायग्राम बनाना था। करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है वो सर्कुलर मोशन में बनता है। हर पॉइंट पे जहाँ भी स्ट्रेट कंडक्टर है वहाँ पे आपकी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है आपको स्ट्रेट एंड अप्लाई राइट हैंड थंब रूल एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो राइट हैंड थंब रूल को स्टेटमेंट देना था, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द right hand such that the thumb points the direction of current and the direction of curl of the finger is give the direction of magnetic field. डायग्राम बनाना है आपको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपको that if you moved away from the straight conductor तो what happened with the magnetic field lines? The strength of the magnetic field lines is decreased when the distance increased. क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है। 3 रजिस्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं R1, R2, R3 एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद बैटरी, अमीटर एंड वोल्टमीटर एंड की। ड्रॉ द डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ करा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने R1, R2, R3 तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ा है। वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस पैरेलल में लगेगा और अमीटर सीरीज में लगेगा। तो ये पूरा आपका सर्किट डायग्राम बन गया। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। तो पैरेलल का यहाँ पे हमें यूज करना है डेरिवेशन, जिसमें आप 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। तो I इक्वल्स टू टर्म लगाएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, देन V इक्वल्स टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2 एंड I3 हो जाएगा आपका V अपॉन R3। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तीनों रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है हर रजिस्टर के अक्रॉस। देन आप सॉल्व करेंगे और आपके पास जो फाइनल जो आएगा फॉर्मूला वो आ रहा है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका बी पार्ट आपको दिया हुआ है 18th का। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। आपको R1, R2, R3 दिए हुए थे 10, 20 एंड 20। इन तीनों का आप इक्विवेलेंट निकालेंगे R1, R2, R3 और इसको सॉल्व करेंगे। जो भी आर पे आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अगर यही तीनों जो है आपका रिजल्ट सीरीज में रहते हैं तो आप तीनों को ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टेंस ही लिए हुए हैं, पर आप तीनों लेके सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हम बात करते हैं कि लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशंस व्हिच पोज अ चैलेंज ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के अंदर 3 चैलेंजेस कौन से थे? तो फर्स्ट चैलेंज था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। सेकेंड, हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं दी गई थी। एंड द थर्ड, आइसोटॉप्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। 20 के अंदर पूछा है हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वेरी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो डिक्रीज होगा बिकॉज वैलेंसी डज नॉट इंक्रीजेस। एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जाएंगे तो क्या हो रहा है? मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ वैलेंसी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 19 और में दिया हुआ है आपको एक, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है एलिमेंट्स जो है ABCD वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनके आपको 3 शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1, 3, 5, 7 उनके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो आपको बताना है ये किस ग्रुप मेंबर से एलिमेंट जो है वो आ रहे हैं और मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है BD का और फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है B और D जब कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट में आपको आंसर दिया हुआ है। ABCD आपके 4 एलिमेंट है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 3, 5, 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281, 283, 285 एंड 287। तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा A का 11, B का 13, C का 15 एंड D का 17। एलिमेंट जो है 11 के अकॉर्डिंग सोडियम, 13 होता है एल्यूमिनियम, 15 है फॉस्फोरस एंड 17 है आपका क्लोरीन। तो सोडियम जो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से, एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 से, फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 से एंड क्लोरीन आपका ग्रुप नंबर 17 से। देन आपको पूछा गया है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B एंड D का। तो B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, दैट इज 2, 8 एंड 3 एंड D का आपके सामने है 2, 8 एंड 7। सो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हैं B और D का। तो एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव विथ क्लोरीन तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन?
Sexual reproduction, where two parents are involved, is called sexual reproduction. And explain how this mode of reproduction to give rise to more variations than the asexual reproduction. तो हम जानते हैं asexual reproduction में gametes का formation नहीं होता है, यहाँ पे copies नहीं होती है properly. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं sexual reproduction की. इसके अंदर variation इसलिए आते हैं कि जब दो cells मिल रही है और gametes zygote बन रहा है तो उसके अंदर DNA के अंदर copy में error आ रहा है और उसी वजह से variations देखे जा रहे हैं. और यही सबसे main reason है हमारे evolution पर. Question number 20A, why is the use of salt advisable, and name the decrease caused by the deficiency of iodine in our diet and state its one symptom. यहाँ पे पूछा गया ionized salt जो है वो क्यों advisable दिया जाता है, because of the ingestion of iodine, and ये prevent the deficiency of iodine in our body. That deficiency iodine की वजह से जो होती है वो होती है हमारे thyroid, और जिसका symptom जो होता है वो है swollen neck. Nerve impulses travel in our body. Explain. Nerve impulses कैसे travel करते हैं? Is a chemical impulse. Travel कैसे कर रहे हैं? Axon से dendrite तक जाएगा और next जो न्यूरॉन है उसके वापस dendrite से जो ट्रांसफर होगा axon पे. तो इस तरीके से यहाँ पे जो है messages travel करेंगे. Nerve impulse reaches the end of the axon, release chemical called neurotransmitters, and the neurotransmitters travel across the synapse between the axon and the dendrites of the next neuron. इसके और में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, डिजाइन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोस्ट्रेट द फिनोमेना. हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? इज अ ग्रोथ और द टर्निंग ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मॉइस्चर. इसका एक्सपेरिमेंट आपको पूछा गया है, जिसके अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको बताया भी दिया है कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए. प्रोसीजर टू ट्रे शुड बी दैट इनफ द अकोमोडेट ऑफ पोरस पोर्स एंड फिल द ट्रे विद द सीड ऑफ पोर कंसिस्ट्स ऑफ पोरस पोर्ट एंड फिल द पोर्ट विद वाटर. Then leave and set up for the about a week. छोड़ देना है आपको गमले के अंदर पानी वानी डालकर. एंड ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर दैट वीक के बाद आप देखेंगे द सीड्स आर टेकन आउट एंड ऑब्जर्व दैट रूट्स ग्रोन इन अ डायरेक्शन ऑफ वाटर. नेक्स्ट सेक्शन ई की बात करते हैं हम. ये क्वेश्चन 22 से स्टार्ट हो रहा है आपका, 22 से लेके 27. 22 के अंदर आपको पूछा गया था, ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं अब जो चल रहे हैं हमारे. करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सर्किट. आपको डायग्राम्स दिए हुए थे क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें आपको एक मिली एम्पियर आई का डायग्राम दिया हुआ था और एक आपको दिया हुआ था वोल्ट मीटर का वोल्टेज का. तो आपको डिफरेंस बताना था एंड इज शोन इन द डायग्राम. सो मिलीमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स आपके डायग्राम्स में दी गई थी. जो आपका डायग्राम करंट का दिया गया था जिसके अंदर आपकी रीडिंग्स शो हो रही थी 100, 200, 300. तो इसमें आपको लीस्ट काउंट निकालना था सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर. तो लीस्ट काउंट हमने निकाला है तो डिफरेंस हमें चाहिए. तो 300 माइनस 200 डिफरेंस हो गया आपका 100, और इसके बीच के जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स थे आपके 10. सो 100/10 करेंगे तो इससे आ जाएगा आपका लिस्ट काउंट दैट इज 10. और रेजिस्टेंस आपको पूछा गया इस रजिस्टर का दैट R इक्वल्स टू V अपॉन I. ओम्स लॉ से हमने ये फॉर्मूला निकाला है. रीडिंग्स जो आपको दी हुई थी डायग्राम में, V दिया हुआ था 2.4 और I दिया हुआ था 2.5 मिली एम्पियर. तो 2.4 और मिली को चेंज कर दीजिए आप 10⁻³ में, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.6 ओम. क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, स्टूडेंट ट्रेस कर रहे हैं अ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट टू द ग्लास प्रिज्म एज शोन इन द डायग्राम. So leaves it incomplete and unlabeled. Redraw the complete diagram and also label it I, E, R and D. सारे एंगल्स आपको बताने हैं. तो ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर मेंशन है. एंगल I, एंगल E, एंगल R एंड एंगल D. एंगल D आपका जो है एंगल ऑफ डेविएशन है, जो बिल्कुल सेंटर में बनता है जहाँ से एग्जैक्टली लाइट प्रिज्म के अंदर से डेविएट हो चुकी है, वो आपका एंगल D है. और ये आपको चैप्टर 10 के अंदर मिलेगा डायग्राम. नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन इसके अपोजिट में दिया हुआ था और में, उसके अंदर आपको पूछा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप बता देंगे ग्लास प्रिज्म के अंदर से जब लाइट अंदर आएगी तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, और उससे बाहर निकल रही है तो वो बनेगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट. दैट एंगल ऑफ इमर्जेंट जो आपकी इमर्जेंट रे आई है और जो एक्चुअली रे को निकलना था नेचुरल रे को, उनके बीच का जो डिस्टेंस आपका रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो रहेगा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो भी डायग्राम आपको 10 चैप्टर में मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 24 पूछा हुआ है कि जब आप पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 2 ml ऑफ सोल्यूशन एसिटिक एसिड में मिलाते हैं तो क्या होता है, और उसकी केमिकल रिएक्शन आपको बतानी है. तो यहाँ मैंने बताया हुआ है आपको रिएक्शन. सोडियम बाइकार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद एसिटिक एसिड, so sodium acetate is formed, H2O is released and carbon dioxide gas is released. So sodium bicarbonate is reacting with acetic acid and sodium acetate, water and carbon dioxide gas is released.
Next question number 25. Acetic acid, water, lemon juice, aqueous solution of NaHCO3 and NaOH. ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है स्कूल लेबोरेटरी में. आपको डिटरमाइन करना है कि जो pH यहाँ पे दी हुई है वो किसकी है. सो एसिटिक एसिड की pH यहाँ हो गई 3, H2O की बच जाती है 12 इनके अंदर से ऑप्शन. लेमन जूस 4, सोडियम बाइकार्बोनेट आपकी दी हुई है 8 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम जानते हैं मैक्सिमम होती है 14. या क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको विच वन ऑफ दीज वैल्यूज इज नॉट करेक्ट. तो हमने अभी बोला कि जो वाटर की यहाँ पे जो यूनिट दी हुई है वो सही नहीं है, दैट इज 12. सो यहाँ पे वाटर का क्या होता है, वाटर इज न्यूट्रल, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे इस 12 को इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट pH ऑफ वाटर इज 7. क्वेश्चन नंबर 25 का और दिया हुआ है. स्टूडेंट की रिपोर्ट आपको बतानी है कि क्या आती है. 30 मिनट्स आपने क्लीन स्ट्रिप्स थी आपके पास एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक की, जिसे आपने एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाली है इन स्ट्रिप्स को और कुछ देर के लिए आपने इनको छोड़ दिया है और फिर आप देखेंगे इसमें क्या हुआ. सो यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी. एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर. सो किस टेस्ट ट्यूब के अंदर चेंजेस आएंगे, फेरस सल्फेट जब रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम से तो चेंजेस हो जाएंगे, जिंक रिएक्ट करेगा तो भी हो जाएंगे, आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और कॉपर भी आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. क्वेश्चन नंबर 26. 4 प्रिकॉशंस पूछे हैं यहाँ पे. स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व व्हाइल प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा इन स्कूल लेबोरेटरी. तो यहाँ मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और प्रिकॉशंस. कट द पिल इन अ प्रॉपर साइज एंड अवॉइड फोल्डिंग इट. Always place the leaf at the center of the slide and hold the slide at the edges. Do not overstand and understand the peel and place the overleaf that slip generally, avoiding to any bubbles. Question number 27 is the last question of this paper. List in the proper sequence 4 steps of obtaining germinating dicot seeds. Dicot seeds के लिए it's same germinating process, nothing is different. The dicot is 2 cotyledons serve as a nutrient storage and occupies a large amount of the seed volume. Dicot pollen has 3 furrows and flower plants as in multiples of 4 or 5. Leaf, veins and branch vascular bundles and situated in a cylindrical and their stems, roots from the radicle and the taproot system, and they usually exhibit secondary growth and dicot examples include ligaments and the hardwood trees. तो प्रॉपरली इसके अंदर हम वही ध्यान रखेंगे सारे स्टेप्स जो हम एक नॉर्मल जर्मिनेटिंग सीड के अंदर ध्यान रखते हैं. थैंक यू एवरीवन. सो स्टूडेंट होप करता हूँ कि आपका पूरा क्वेश्चंस पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपने बहुत अच्छे से अपने आंसर्स लिखे होंगे. और स्टूडेंट इससे आगे जैसे आपके 10th के एग्जाम होते हैं उसके बाद आप 11th में क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक आपको कॉमर्स लेना है या मैथ्स लेना है या बायो लेना है या आर्ट्स लेना है, किस फील्ड में क्या स्कोप है, इससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियोस बहुत जल्दी लेने वाले हैं. एक बार आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद हम उस पर फोकस करेंगे. और स्टूडेंट अगर आप 11th में मैथ्स लेते हैं या आपका साइंस लेते हैं या जो भी आपके बायो के साथ जो भी सब्जेक्ट लेते हैं स्टूडेंट, उसके लिए हमारे जो वीडियोज़ हैं लाइक वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो स्टूडेंट अपनी जो वेकेशंस हैं इन वेकेशंस को आप यूज़ करिए. अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं या आपका मतलब PCM या BCZ ले रहे हैं तो अपना जो कोर्स है वो समर वेकेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे 11th 12th आता है तो वहाँ पे जो बीच का वेकेशन होता है इसमें आप 1 से 2 महीने कोर्सेज कर सकते हैं. स्टूडेंट हम लोग उदयपुर से हैं, लाइक हमारा उदयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट है. अगर आप लोग चाहते हैं कि समर वेकेशन में अपना कोर्स कंप्लीट करना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस और बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला. थैंक यू सो मच.